हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस का पूरा वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट, पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट ऑफ कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा, एक तरफ भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डाकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, बेसिक से लेकर क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। अगला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य
शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है तो भी भरतनाट्यम ही है, ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए, बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रूकमणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, सोनल मानसिंह, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, राम गोपाल, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक सेंटेंस एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे आते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उस टॉपिक को वहीं पे क्रम से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि केरल राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली है, ध्यान रखिएगा। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, आप देखते रहेंगे दोस्तों, कंटिन्यू सारे फैक्ट रिपीट होते रहेंगे। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के, ध्यान रखिएगा, एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता, ध्यान रखिएगा। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखिएगा, सुपर कंटेंट है। अगला पॉइंट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है, ध्यान रखिएगा। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि केरल राज्य से ही संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखिएगा, हजार बार पूछे गए कंटेंट हैं। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुट्टियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखिएगा। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखिएगा। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहनी, रीता देवी और गोपाल सिंह, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है दोस्तों आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन,
सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से हर फैक्ट आप प्रिपेयर करके चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? लोक नृत्य से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। और जो अभी दोस्तों तीसरी टॉपिक हमारे द्वारा लगाई जाएगी वो रहेगी भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व की। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले छऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कटघोड़वा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धोबिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सरहुल भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, बरुआ बखाइन बार बार पूछा जाता है, सोराई भी पूछा जाता है, झिझिया भी पूछा जाता है, जट जाटिन भी पूछा जाता है और धोबिया भी पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे बिहार और झारखंड के लोक नृत्य थोड़ा बहुत आपस में मिलते हैं। कारण यह है कि दोनों राज्यों का आपस में बंटवारा हुआ था। तो जो दोस्तों एग्जाम में हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें जो ऑप्शन लगाए जाते हैं उसमें सब कुछ पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली, उसके बाद घूमर बार बार पूछा था है, पढ़ियारी भी पूछा था है, गणगौर भी पूछा था है, इसके अलावा बगरिया और तेराताली भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो गरबा व डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल राज्य लगा हुआ है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाउल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, काठी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ढाली और मरसिया भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो लावड़ी बार बार पूछा ही जाता है, तमाशा भी ध्यान रखेंगे, बोहदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौनी दोस्तों बार बार पूछा था, लेजम भी पूछा जाता है और गौरीचा भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो इसमें ओट्टम है, थुलाल है, काली अट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, झोटा और चाचरी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे तो यक्षगान बार बार पूछा था है, करगा भी पूछा था और कुनीता भी पूछा था है। ओडिशा के लोक नृत्य देखेंगे तो संचार है, सवारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छऊ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गरुड़ वाहन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात की जाए दोस्तों, तो पंडवानी है, मुंदड़ी है, गौडो है और चैत है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो गौडी है, डागला है, राउत है और नाचा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे रासलीला, नौटंकी, छपेली, कजरी और झूला, पांचों सुपर हैं, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती बार बार पूछा था, जद्दा भी पूछा था, छारुआ भी पूछा था, डांगी भी पूछा था है, सांगला भी पूछा था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो गिद्धा है, भांगड़ा है और धमाल है, तीनों सुपर हैं। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे तो लाहो है और वांगला है। नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे चोंग है, खैवा है और कुमी नागा है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो राउफ है, दमाली है और इकात है, तीनों सुपर हैं। लास्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो मुखौटा भी पूछा था, मोपिन भी पूछा था, लोसुंग भी पूछा था और लोसार भी पूछा था, ध्यान रखेंगे। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग 40 से 50 वर्ड के नाम अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर।
स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आपका तीसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व से। अगर इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई, जब चाहे दोस्तों 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा ये मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व हो गया। कम्बाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्योहार, बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया। नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ, दमाली और हिकाते जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा व डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा व सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? महत्वपूर्ण वादक या उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण वादक या उनके वाद्य यंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां, 5 नाम ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। आगे बढ़िएगा। पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज, 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। अब 4 नाम। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 3 नाम। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह जो कि शहनाई वादक हैं। 3 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 2 नाम। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास जो कि पखावत से हैं। 2 ही नाम, टीबी गोपाला कृष्णन और जगदीश सिंह जो कि मृदंग से हैं। 2 ही नाम, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी जो कि संतूर से हैं। 2 ही नाम, एस बालचंद्रन और रसद अली खां जो कि रुद्र बीणा से हैं। अब केवल एक नाम। सबसे पहले नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। 1 ही नाम, यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और 1 ही नाम, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। ध्यान रखिएगा। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके लेखक कौन हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट।
क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें या उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। एक तरफ महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। आगे बढ़िएगा। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत इनके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, यामा जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी एस नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राष्ट्रंगिणी के लेखक कल्लण है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनके लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक दोस्तों भवभूति है। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक दोस्तों यशपाल हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, चिदम्बरा जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज जिनके लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, इंडिका जिनके लेखक मेगास्थनीज हैं। आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों सुद्रक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो कि एक जीवनी है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020 इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के दोस्तों लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट दोस्तों हमारा सत्यार्थ प्रकाश जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है? बौद्ध धर्म। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे कि वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश
कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, दिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध हो गया, संघ एवं धम्म, ये तीन दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ध्यान रखिएगा। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करके चलने, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी दोस्तों जो घटना, उनके प्रतीक जो चिन्ह है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ दोस्तों तो इन विभिन्न घटनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके प्रतीक चिन्हों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों जन्म, तो इसका प्रतीक है कमल एवं साण। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों पीपल वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है दोस्तों पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों स्तूप, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुक्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। और त्रिपिटक की भाषा पाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीनों पिटक के नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है या भाग नहीं है या अंग नहीं है, ऐसे में अगर आप दोस्तों तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म में दोस्तों आप लोग जानते हैं 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, तो इनको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उनके अध्यक्ष, शासनकाल और स्थान इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले इन विभिन्न संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, शासनकाल दिया गया है और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इस संगीति की अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो सब्बा कामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलिपुत्तिस ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ईसा की प्रथम सदी में कुंडलमन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है? जैन धर्म आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। आगे बढ़िएगा। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट दोस्तों आप लोग क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों,
महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्लियर रहिएगा। अगला पॉइंट, जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जैन धर्म में आप लोग जानते हैं टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है आपका जैन धर्म की महासंगीतियां। तो जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। इन महासंगीतियों का समय, स्थल, अध्यक्षता व कार्य इस प्रकार है। तो सबसे पहले इन संगीतियों के क्रम है। समय यानी कब हुआ था, स्थल कहाँ पे हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी और कौन से कार्य किए गए थे, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। कार्य की बात की जाए तो जैन धर्म 2 भागों में यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी, देव ऋषि गढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। और इसमें दोस्तों धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है, दिल्ली सल्तनत से। मिडवल हिस्ट्री का दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिस पर आने वाले समय में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग दिल्ली सल्तनत पे जिन विभिन्न राजवंशों ने शासन किए हैं उनके शासनकाल के साथ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अलग अलग टेंस से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों सैयद वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा दोस्तों इस पे लोधी वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा। अब इन राजवंशों के दोस्तों शासन काल में जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले था दोस्तों गुलाम वंश, जिन्होंने शासन किया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास यानी कि गुलाम रहे थे। इसी कारण इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक राजवंश था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार के निर्माण प्रारंभ करवाया।
इसने भारत की प्रथम मस्जिद, नाम क्या था, कुब्बत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों मोस्ट मॉडर्न शासक आते हैं जिनका नाम है इल्तुतमिश। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यहाँ से सुपर निकलते हैं, आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह को पराजित कर दिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट तथा कुला यानी टोपी धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनके बाद में दोस्तों बलबन आते हैं जिनका शासनकाल है 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। बलबन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। इसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका गुलाम वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों जो आपका दूसरा राजवंश आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलो खरी में बनाई। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। अगला पॉइंट, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो को हिंदे तोता कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए हुलिया तथा उनके घोड़ों के लिए दोस्तों दाग प्रथा की शुरुआत की, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जो तीसरा राजवंश आता है वो है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक चला था, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासन 1320 से लेकर 1335 ईस्वी तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की।
किताबुल रहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की थी, जो कि मोरक्को का निवासी था। या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दीवान एक हैरान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो कि एक दान विभाग था। उसने एक दास विभाग दीवान ए बंदरगान की भी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। और फिरोज शाह तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अब दिल्ली सल्तनत में जो आपका चौथा राजवंश आता है वो है दोस्तों सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक चला था। आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक चला था। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन और आलम शाह अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला तथा उसने लोदी वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों आपका पांचवा जो राजवंश आता है वो है लोदी वंश। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों लोदी वंश की, तो इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। पॉइंट देखिएगा, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और मुगल वंश दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग अन्य वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है तथा समाज सुधारक, आपके एग्जाम में दोस्तों डॉक्टर क्वेश्चंस बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। आगे बढ़िएगा। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों क्या है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। उनके विचारों का संकलन इनकी कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है, जो कि 1883 में प्रकाशित की गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, जो कि इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अर्काट द्वारा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। आगे बढ़िएगा। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। इन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों जितने भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक द्वारा जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई, कब हुई, इनके संस्थापक कौन थे, आपके एग्जाम में अलग अलग टर्म से पूछे जाते आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तो एक तरफ सबसे पहले इन विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जे. राणा डे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलें दोस्तों, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम चाहते हैं वीडियो में कवर करा सकें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल केश गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दोस्तों की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष एवं भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और लास्ट दोस्तों आजाद हिंद सरकार जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक भी दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी भी कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात किया दोस्तों हर्यक वंश की, तो इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। राजधानी इनकी राजगिरी थी। शिशुनाग वंश की स्थापना दोस्तों शिशुनाग ने की थी। इनकी राजधानी वैशाली थी।
मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनकी भी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है आपका राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनकी दोस्तों संस्थापक राष्ट्रकूट वंश दोस्तों जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे। इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इनकी राजधानी बादामी या वापी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी दोस्तों थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापन्नन थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक दोस्तों शिवमुख थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम लोग विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों टॉपिक्स लाते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।